बच्चों, इससे पहले आपने न्यूटन के गति के नियम का अध्ययन कर लिया है। अब आगे है हमारा गुरुत्वाधीन गति। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन होकर गति करती है तो उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के ही बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में दो स्थितियां होती हैं। पहला है हमारा जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से नीचे से आप कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकेंगे और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ऊपर से पृथ्वी की ओर कार्य करता है। तो ऐसे में g के विरुद्ध हमें काम करना है। तो ऐसे में हम g जो है त्वरण को हम माइनस में लेते हैं, तो माइनस g। तो ऐसे में हमें कुछ परिवर्तन करने हैं गति के समीकरण में। ये परिवर्तन होंगे, यश की जगह पे हमें लेना है h और स्मॉल a की जगह पे लेना है माइनस g। तो गति का हमारा पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस gt, v बराबर u प्लस at। दूसरा है यश बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नंबर 3 समीकरण है, ध्यान से देखिए, v यस और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब परिवर्तन करने पर क्या होगा? v की जगह पे v, u की जगह पर u और a की जगह पर होगा माइनस g। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? यस की जगह पर h, ut की जगह पर ut और प्लस की जगह पर होगा माइनस हाफ gt स्क्वायर। नंबर 3 क्या होगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही हो और उसकी गति नीचे से ऊपर की ओर हो। तो g का मान हमें माइनस में लेना है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अगर वस्तु की दिशा बदल रही हो। वस्तु नीचे से ऊपर की जगह पे हम कर देंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है, g को प्लस कर दीजिए, तीनों इक्वेशन सेम रहेंगे। यहाँ पे जो यस है इसकी जगह पे आप यस करेंगे और जहाँ जहाँ माइनस लिखा है वहाँ पे आप प्लस कर देंगे। कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जो यस लिखा था चली गई दूरी, यस यस के बराबर है। तो यस की जगह पे चाहे यस लिखिए चाहे यस की जगह पे यस, लेकिन गुरुत्वाधीन गति है अतः यस की जगह पे आप यस का प्रयोग कीजिए। वाहनों के गति रोधन की दूरी जब हम किसी वाहन को जो गति अवस्था में है, जब ब्रेक लगाकर उसमें मंदन पैदा करते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद भी वह कुछ दूरी तय कर लेती है। तो यह जो दूरी कोई भी वाहन तय करती है यह सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी आवश्यक है और इसका मान निर्भर करता है किन बातों पर? पहला तो निर्भर करता है कि ब्रेक के द्वारा जो मंदन उत्पन्न हुआ है उस मंदन पर निर्भर करता है और दूसरा निर्भर करता है सड़क और वाहन के जो टायर हैं इनके बीच होने वाले घर्षण बल पर। अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u हो
और ब्रेक लगाने के बाद वह ds दूरी तय कर ले, ds दूरी तय कर ले और u क्या है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तो ऐसे में हम गति के तीसरे समीकरण का यूज कर रहे हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ पे आप मान रख दीजिए, s की जगह पे रख दीजिए ds, u की जगह पर u रख दीजिए और s की जगह पे आप रख दीजिए ds। तो क्या हो जाएगा, और अंतिम वेग क्या होगा, कोई भी वस्तु ब्रेक लगाने के बाद रुक जाएगी, v बराबर 0, तब क्या होगा, v² बराबर u² प्लस 2a और v की जगह पे आपको रखना है 0, तो जाएगा 0 का वर्ग। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस में है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो u² बराबर माइनस 2a ds। अगर ds की वैल्यू निकालनी है तो क्या मिलेगा, u² बटे 2a और यहाँ पे लगा रहेगा माइनस, ds बराबर माइनस u² अपान 2a। तो ये जो चली गई दूरी है किस पर निर्भर करेगी, वाहन के प्रारंभिक वेग u और ब्रेक द्वारा जनित मंदन पर निर्भर करेगी। यानी कि u के क्या है, ये दूरी समानुपाती है और a के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर a के मान को बढ़ाएंगे तो चली गई दूरी क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। अगर u के मान को हम बढ़ाएंगे तो हमारे द्वारा जो चली गई दूरी है वो काफ़ी अधिक होगी। अब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिससे हम कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन को इंग्लिश में फ्री फॉल कहते हैं। देखिए मुक्त पतन क्या है, इसे हम कहते हैं फ्री फॉल। जब कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के अधीन गिरती है, अगर वायु के प्रतिरोध को हम नगण्य मान लें तो वह वस्तु चाहे जितनी बड़ी हो, उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, चाहे रासायनिक संगठन सबका अलग अलग हो, यहाँ तक कि एक हाथी हो और चींटी, दोनों पर क्या होगा, समान गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g कार्य करता है। इस स्मॉल g के अधीन कोई वस्तु अगर गिर रही हो और उस पर यही g कार्य कर रहा हो त्वरण, तो ऐसे में जो इसके अधीन कोई वस्तु गिरती है उसे हम मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं। देखिए फ्री फॉल के लिए हमें क्या लेना है, जो फल है इसमें हम क्या लेंगे, u बराबर 0, यानी कि u की वैल्यू हमें 0 लेनी है। तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति के तीनों समीकरण लिख लेते हैं। v बराबर है हमारा u प्लस gt, दूसरा है h बराबर ut प्लस हाफ gt², तीसरा है v² बराबर u² प्लस 2ah। अब देखिए हमें u की वैल्यू 0 रख देनी है तीनों इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, v बराबर gt, h बराबर हाफ gt² और v² बराबर 2ah। जब कोई वस्तु मुक्त पतन से गिर रही हो या मुक्त पतन के अधीन गति कर रही है, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन का प्रयोग करना है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं। v बराबर gt, h बराबर हाफ gt² और v² बराबर 2ah। इनके प्रतीकों के मतलब समझ लीजिए। v का मतलब है अंतिम वेग, g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण और स्मॉल t का मतलब है समय सेकंड में या जो भी मात्रक रहेगा। स्मॉल h क्या है कि दूरी है, ये दूरी का मतलब है ऊंचाई। हाफ g का मतलब आप जान रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण और t का मतलब समय। इसमें क्या है, v अंतिम वेग है और 2 एक संख्या है। यहाँ पे एक जगह पे आप प्रयोग करिए gh। ये तीनों इक्वेशन का प्रयोग हमें करना है।
करना है आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग जिसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम समझेंगे क्या है। देखिए, जब कभी हम ट्रेन की समांतर पटरियों पर चल रही रेलगाड़ियों की गतियों पर ध्यान देते हैं, तो अगर एक पटरी पर चल रही ट्रेन की स्पीड, जैसे एक पटरी ये है और इसी के समांतर में एक और ट्रेन की पटरी है और इस पर भी एक रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी फर्स्ट और दूसरे चल रही है रेलगाड़ी सेकंड। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हो और दोनों के वेग क्या हो, v और v हो, यानी कि दोनों के वेग बराबर हो, तो ऐसे में आपको ये वाली ट्रेन जो है स्थिर प्रतीत होगी। या इनके वेग में थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो ये बहुत ही धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होंगी। और आप जब खिड़की से दूसरे तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं काफ़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूट रहे हैं, जबकि ट्रेन को देखने पर आपको इस बात का एहसास नहीं होगा। इन सब बातों को जानने के लिए हमें आपेक्षिक वेग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, और भी इसके कई उदाहरण हैं। अगर दोनों में एक ट्रेन का वेग अधिक हुआ, दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, एक का वेग अधिक हुआ, तो जो ज़्यादा वेग में है और जो कम वेग में है, तो उनके वेगों के अंतर के बराबर ये ट्रेन चलती हुई हमें प्रतीत होगी। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, एक ट्रेन की दिशा इधर हो और एक ट्रेन की दिशा डाउन हो, एक की अप हो दूसरे की क्या हो, डाउन हो, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें और आगे निकल जाए, तो ऐसे में ट्रेन की जो स्पीड होगी काफ़ी अधिक प्रतीत होगी और दोनों की स्पीड क्या होगी, आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होगी। जैसे देखिए, अगर एक का वेग u हो और एक का v हो, तो ऐसे में अगर विपरीत गति ये करते हैं तो v बराबर, इनका जो आपेक्षिक वेग है v बराबर पता चलेगा, यहाँ r कर देते हैं, v प्लस u, यानी कि दोनों के योग के बराबर होगा। यही अगर ये विपरीत दिशा में चल रही हो तो इनकी स्पीड क्या होगी, उनके अंतर के बराबर प्रतीत होगी। अगर दोनों समान वेग से चल रही हो तो उनकी गतियां हमें स्थिर प्रतीत होंगी। इनके लिए हम ग्राफ अगर खींचें तो देखिए कैसे ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है, ये अक्ष जो है समय t को बताएगा और ये वाला हमारा विस्थापन को। इनके बीच अगर ग्राफ खींचें तो अगर दो ट्रेनें हैं या दो वस्तुएं हैं, एक A है और एक B है और दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, ढाल बराबर होने का मतलब है कि उनका वेग भी क्या है, बराबर है। तो इस पर कोई भी प्रेक्षक बैठा होगा वस्तु B पर और वह वस्तु A को देखेगा, समान वेग होने की वजह से ये वाली वस्तु उसे स्थिर प्रतीत होगी। इसके अलावा दूसरा ग्राफ है, उसको देखिएगा कि अगर एक वस्तु किसी वेग से चल रही हो और दूसरी वस्तु उससे अधिक वेग से आगे की ओर चल रही हो, तो ऐसे में जब तक ये वाली लाइन यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर देती है तो इसका वेग इसके इधर वाला निगेटिव प्रतीत होता है और इसके ऊपर वाला जो वेग है वो हमें पॉजिटिव प्रतीत होता है। और जब ये क्रॉस करके आगे की ओर जाएगी तो जो अधिक वाला वेग है उसमें से आप कम वाला वेग निकाल देंगे तो हमें वो सापेक्षिक वेग पता चल जाएगा। तीसरी कंडीशन देखिए, और ये हमारा मूल बिंदु, और इस पर चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करें। तो ऐसे में जहां पर कोई भी प्रेक्षक अगर एक दूसरे ट्रेन पर बैठ करके किसी दूसरे ट्रेन को देखेगा तो उसे उसकी स्पीड काफी अधिक प्रतीत होगी, यानी कि मिले हैं दोनों के वेगों के योग के बराबर प्रतीत होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं। जैसे देखिए कि आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। नाम बताओ।
और भी एक आपका साथी है, सर कहाँ है सर? इसकी स्पीड है 3 मीटर प्रति सेकेंड। आप देखें, इस पर किसी बैठे हुए व्यक्ति प्रेक्षक को अगर कहेंगे कि वह इसकी स्पीड को चेक करे तो उसे कितनी इसकी अपेक्षित स्पीड पता होगी। उसे पता चलेगा कि इसकी जो गति है वह 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो बढ़ी हुई स्पीड आपको लगभग पता चलेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड है। और इस पर बैठे किसी व्यक्ति को इसकी स्पीड कितनी पता चलेगी, उसकी स्पीड भी इतनी ही पता चलेगी, बस उसकी दिशा थोड़ी सी कम होगी और मात्रा बराबर होगी, यानी कि वो -2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता होगा प्रतीत होगा। इस पर बैठे हुए व्यक्ति को ये धीमे या फिर उससे कम वेग से चलती हुई प्रतीत हो। देखिए बच्चों, एक प्रश्न है जो ब्लैक बोर्ड पर दिया गया है। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 110 मीटर तथा 90 मीटर है, परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। उनके वेग क्रमशः 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में वह एक दूसरे को पार कर जाएंगे? देखिए, वे दोनों ट्रेनें कितना समय लेंगी? खुद की लंबाइयों के जितनी दोनों की लंबाइयां हैं उनके योग के बराबर दूरी उनको चलनी पड़ेगी। तो ऐसे में उनके द्वारा कुल चली गई दूरी और उनकी अपेक्षित चाल को हम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने समय में उसको क्रॉस करेंगे। तो कुल समय कितना होगा? सबसे पहले हम इनका आपेक्षिक वेग निकाल लेते हैं। आपेक्षिक वेग हमने आपको बताया था, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करें तो उनके वेग क्या होते हैं, आपस में जोड़ दिए जाते हैं। एक का वेग कितना है? 38 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का वेग है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 8 हो जाएगा 12, 3 3 6 1 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आप चेंज करेंगे मीटर में। अब मीटर में चेंज करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई दी गई है मीटर में। सर देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलने के लिए हमें इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 25 20। इसका मतलब है कि 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वह ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर की गति करेगी। और कुल लंबाई कितनी तय करेगी? कुल लंबाई उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगी। तो दूरी कितना है? एक की लंबाई है 110 मीटर और दूसरे की है 90 मीटर। तो 90 और 110 मिला के हो जाएंगे 200 मीटर। और आपने एक सूत्र पढ़ा है, देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। और आपको निकालना क्या है कि वह कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। और इसकी चाल का मतलब क्या है? यही इनका आपेक्षिक वेग जो आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय बराबर दूरी कितना है? तो दूरी चलेंगी एक दूसरे को पार करने में 200 मीटर और चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर से मीटर काट दीजिए और 0 से 0, 2 से 2 एकन्ना 2, यानी कि समय कितना लगेगा? 1 है और 0 बचा यानी 10 और सेकेंड ऊपर जाएगा 10 सेकेंड, यानी कि वह एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार। देखिए बच्चों, ये इस अध्याय का आखिरी वीडियो था। अब इसके आगे आपको वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा और इससे पहले आपने भौतिक जगत, मापन, मात्रा, त्रुटि और विमीय विश्लेषण, भौतिकी गणित जो थी वो पढ़ाया गया है। और ये जो चैप्टर था आपका, इसका नाम था ऋजु रेखी पथ पर किसी वस्तु की गति। धन्यवाद।